वेलकम एवरीवन। तो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसे हम लोमा भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब देखो ये जो पोर्शन है ना, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का पोर्शन है। ठीक है, आज हम इसे क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि नीट के जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ देखोगे तो तुम्हें वहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसी वजह से मैं आज इस टॉपिक को डिस्कस करूंगी और इस पे जो बेस्ड इक्का दुक्का टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं आज उन्हें भी डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, अब सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन कहता क्या है, हम उस स्टेटमेंट को समझेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक रिएक्शन लिखना है। ठीक, मान लो एक रिएक्शन हो रहा है, ए प्लस बी बी गिव्स क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, या फिर हम कहेंगे रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कहने का क्या मतलब है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, कि जितना ज्यादा, अब देखो मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक लीटर में कितने किसी के नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि किसी भी जब जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा तो उस रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। समझ आया, सीधा सीधा छोटे शब्दों में कहा जाए तो ये कहा गया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो भी हमने रिएक्टेंट लिया है उसका कंसंट्रेशन कितना है, मोलर कंसंट्रेशन कितना है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अब देखो ये तो था लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट, लेकिन जो ये स्टेटमेंट है ये मैंने आधा अधूरा कहा है, उसके आगे भी कुछ बातें हैं जो कही गई थी। ठीक, अब वो बातें क्या है वो समझो। देखो बोला क्या गया था कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the molar concentration, directly proportional to the molar concentration of the reactant with each concentration term, raised to a power which is equal to its स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, क्या बोला गया था, अभी तक तो मैंने तुम लोग को सिर्फ यहाँ तक समझाया कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब इसके आगे की क्या कहानी है वो मैं समझाऊंगी। ठीक है, अब देखो उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जो भी साइंटिस्ट है ना उन्हें पता था कि जो आगे फ्यूचर में बच्चे पढ़ने वाले हैं वो कतई आलसी टाइप के बच्चे होंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि देखो तुम्हें ये स्टेटमेंट को अगर शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे उन्होंने एक तरीका बताया कि देखो जो कंसंट्रेशन, जो मोलर कंसंट्रेशन है ना किसी भी रिएक्टेंट का, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। उन्होंने बोला कि मोलर कंसंट्रेशन को हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ आया कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट तुम्हें दिख रहा है तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ये एक शॉर्ट तरीका होता है लॉ ऑफ मास एक्शन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अब देखो वहां पे आगे भी एक स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है, वो क्या लिखा है, विथ ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू अ पावर व्हिच इज इक्वल टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, ये जो आगे ए और ये स्मॉल बी लगा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जब तुम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते होगे तो आगे नंबर्स लगाते हो ना, 2 3 5 कितना भी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन में यही बोला गया था कि जब तुम इसको रिप्रेजेंट करोगे तो किसी भी रिएक्टेंट का जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो उसके पावर बन जाएंगे। समझ आ रहा है, ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल है,
तो ये इसका पावर बन जाएगा स्मॉल ए और ये इसका पावर बन जाएगा स्मॉल बी, ठीक है। अब स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को हम पावर क्यों बना रहे हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हम ये समझेंगे। देखो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है ना, वो ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ reactant are taking part in any केमिकल रिएक्शन, ठीक है। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी एक एटम, कोई भी जो भी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी रिएक्टेंट तुमने लिया है उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स है जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। समझ आ रहा है? आई होप ये बात समझ आई होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, N2 plus H2 gives 2NH3, है ना। यहाँ पे तुम लोग जब इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो तुम्हें यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, कुछ ऐसा रिएक्शन दिखेगा। तो अब यहाँ पे ये जो नंबर है 3 और ये जो नंबर है 2, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये 3 और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव्स कितने, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। समझ आ रहा है? मतलब यहाँ पे अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स को तुम बार बार ऐसे लिखने से अच्छा है कि NH3 plus NH3, ये हमारे 2 बने हैं प्रोडक्ट में, तो हम इसको ऐसे लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, उस नंबर को स्टोक्योमेट्रिक बना देते हैं, है ना। तो बस स्टोक्योमेट्रिक क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स ऑफ रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट। समझ आ रहा है? तो आई होप ये बात समझ आ गई होगी। अब क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, तुम लोग क्या कर रहे हो बेटा, रिप्रेजेंटेशन ही तो है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन ही तो है। तो किसी भी रिएक्शन को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो पूरे तरीके से रिप्रेजेंट करोगे ना, आधा अधूरा थोड़ी ना रिप्रेजेंट करोगे। तो इसी वजह से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी। जब लिखते हो तो यहाँ पे इनके नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पावर के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो मैं इस रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लिखती हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे मुझे बताना है, ये मैंने ऐसे लिखा, अब मुझे यहाँ पे ये बताना है बेटा कि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो मैं कैसे बताऊंगी ये चीज, बार बार 3H2 थोड़ी ना बनाऊंगी। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पावर के लिए दिखा देते, तो यहाँ पे 3 बना दिया मैंने पावर भी तो यही दिखाता है कि H2 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 ऐसे 3H2 आपस में क्या कर रहे हैं, एक नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, है ना। तो इसी वजह से अब यहाँ पे जाके लॉ ऑफ मास एक्शन पूरा कंप्लीट होता है कि हम जो भी इस तरीके से अगर किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसके स्टोक्योमेट्रिक को भी उसके पावर के फॉर्म में ऊपर लगाएंगे, तभी जाके हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट फुल्ली फिल्ड होता है। समझ आया? आई होप तुम लोगों को यहाँ तक की बात समझ आई होगी। अब तुम लोगों को मुझे एक और बात ये बतानी है कि कहीं कहीं पे तुम्हें क्या दिखेगा ना, इस स्टेटमेंट में मोलर कंसंट्रेशन के बजाय एक्टिव मास दिखेगा। तो चाहे मोलर कंसंट्रेशन बोलो चाहे एक्टिव मास बोलो, बात एक ही चीज है, ठीक है। एक्टिव मास का मतलब क्या होता है, एक्टिव मास इज द एक्चुअल मास ऑफ रिएक्टेंट दैट इज टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कितना मास, कितना एक्चुअल मास है जो सही में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। तो कहीं पे अगर मोलर कंसंट्रेशन लिखा हो चाहे एक्टिव मास लिखा हो, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। समझ आ रहा है? तो अब हम क्या करते हैं, देखो जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इज इक्वल्स टू के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का मोलर कंसंट्रेशन टू द पावर ए और बी का मोलर कंसंट्रेशन टू द पावर बी, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट आया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसे, वेलोसिटी कांस्टेंट। समझ आ रहा है? तो आई होप जितनी बातें मैंने अभी तक तुम लोगों को लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में समझाया वो तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहना क्या चाहता है, क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक रिवर्सिबल रिएक्शन को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने अपने वीडियोस में बता रखा है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जहां पे हर स्टेज पे
इक्विलिब्रियम हमें मिलता है, ठीक है। तो अगर मान लो हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं ए प्लस बी बी गिव्स क्या, इक्विलिब्रियम का साइन कैसे होता है, ऐसे हाफ एरो गिव्स सी प्लस डी और डी, ठीक है। तो मान लो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो मैंने क्या बताया था, देयर इज अ कंसिडर दैट देयर इज अ इक्विलिब्रियम between the reactant and product, है ना, between the reactant and product। तो अब हमें पता चल गया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, दोनों के बीच में कैसा होता है, इक्विलिब्रियम अटेन होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं, अब यहाँ पे हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं, ठीक है, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी ना, जितना ज्यादा ए और बी का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और उतना ज्यादा किसका रेट होगा बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा इनका कंसंट्रेशन उतना ज्यादा ये क्या होंगे, यूज्ड अप होंगे, और उतना ज्यादा वो क्या करेंगे, जितना ये यूज्ड अप होंगे उतना वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे ना। तो इनके कंसंट्रेशन पे ही तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी with each concentration term raised to a power which is equal to its stoichiometric coefficient। ये चीज मैंने बताई थी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू के एफ आएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, ए और बी, और दोनों पे पावर लगा दो, ठीक है। तो ये जो हो गया इसे हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ये होता है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक। अब देखो हमें क्या समझना है, अब मान लो हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखना चाहते हैं, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किस पे प्रोपोर्शनल होगा कि C और D का मोलर कंसंट्रेशन कितना है। बैकवर्ड रिएक्शन मतलब क्या होता है बेटा कि रिएक्ट प्रोडक्ट वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट में। तो फिर यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड किस पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों का कितना कंसंट्रेशन है, जितना ज्यादा इनका कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो रेट ऑफ बैकवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D, है ना, और दोनों पे पावर लगा दो C और D। अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रखते हैं तो रेट ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल टू KB आता है, और C का कंसंट्रेशन और D का कंसंट्रेशन आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो ये KB है ये होता है रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक, ये यहाँ पे लिख लेना। अब हमें पता है कि क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन्ड है तो हम क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड लिख सकते हैं। बोलो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जितना फॉरवर्ड का रेट होगा उतना ही बैकवर्ड का रेट होगा ना। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। अब यहाँ पे जो लिखना है वो लिख लो, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होगा। तो हम क्या लिखेंगे, के एफ इज इक्वल टू ए बी का कंसंट्रेशन, है ना, इज इक्वल टू के बी सी और डी का कंसंट्रेशन, है ना, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, के एफ अपॉन के बी अगर लिखेंगे, अगर ये के बी यहाँ नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, सी का कंसंट्रेशन और डी का कंसंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा, ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन, है ना। तो ये जो यहाँ पे अब ये जो के एफ और के बी जो ये रेशियो कांस्टेंट का जो रेशियो आया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, के इक्विलिब्रियम। समझ आया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, के इक्विलिब्रियम, या फिर इसे हम लोग बोलते क्या है, मतलब क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो या तो तुम के ई लिख दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर बुक्स में क्या होता है सिंपल के भी लिखा रहता है। तो के क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और वहां पे क्या होगा, उनका मोलर कंसंट्रेशन का ये रेशियो हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक। तो आई होप अब तुम लोग को ये बात समझ आ गई होगी कि अगर तुमसे अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछेंगे तो तुम लोग क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के एफ बाई के बी, या फिर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ द
product of molar concentration of reactant with each concentration term raised to a power which is equal to its stoichiometric coefficient. ठीक है, तो आई होप अभी तक तुम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या होता है वो समझ आ गया होगा. ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन वो भी समझ आ गया होगा. अब देखो तुम्हें क्या समझना है कि जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इसको कहीं कहीं पे तुम देखोगे बुक्स में दो दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया गया. कहीं कहीं पे इसको क्या कर देते हैं, इसके नीचे सबस्क्रिप्ट लगा देते केसी और कहीं कहीं पे सबस्क्रिप्ट लगा देते क्या, केपी. ठीक है, तो देखो अगर तुम कंसंट्रेशन के टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हो तो फिर सबस्क्रिप्ट नीचे क्या लगाते हो, सी. ये जो छोटा सा सी लगा है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है. तो जब तुम्हारा इक्वेशन जो भी इक्वेशन होगा अगर उसमें तुम कंसंट्रेशन के टर्म में अगर एक्सप्रेस करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तो कैसे लिखोगे. लेकिन बेटा अगर मान लो जो भी यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर मान लो ये सभी के सभी क्या हो गए, गैसियस स्पीशीज हो गए, मतलब सभी गैसियस है, सभी गैसेस है. तो एक बात बताओ, गैसेस के लिए क्या लोगे, कंसंट्रेशन की बजाय पार्शियल प्रेशर भी तो बोल सकते हो. बेटा गैसेस का कंसंट्रेशन हम कौन से टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इन द टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो जब गैसेस के लिए हम कंसंट्रेशन के बजाय पार्शियल प्रेशर टर्म यूज करेंगे तब हम वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी क्या लिखते हैं, Kp. यहाँ पे P पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और C कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. समझ आया. तो आई होप Kc क्या होता है, Kp क्या होता है तुम लोग को समझ आया हो. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc. अब Kp एंड Kc में आई होप तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे. K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. जब हम उसे कंसंट्रेशन के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो Kc लिखते हैं. और लेकिन मान लो जो भी गिवन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है अगर वो सारे के सारे गैसियस स्पीशीज होंगे तो हम कंसंट्रेशन ऑफ गैस को हम पार्शियल प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं Kp. ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, Kp और Kc के बीच में रिलेशन देखेंगे. और यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैंने लिखा हुआ है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ये दो बार पूछा गया 1995 में एक बार और 2001 में. ठीक है, और ये Kp Kc पे ही बेस्ड क्वेश्चन है तो हम इसको भी समझेंगे. सबसे पहले हम रिलेशन समझते हैं. अब देखो क्या होता है, अभी मैंने तुम लोग को बता दिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है. तो अब अगर मैं इस रिएक्शन को क्या करूं, मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहती हूँ लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना चाहती हूँ. तो मैं क्या लिखूंगी, Kc इज इक्वल्स टू क्या था बेटा, इसका कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ इसके प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टू द रेशियो ऑफ इसके प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन. यही तो था कि मतलब क्या है, C का कंसंट्रेशन और पावर भी लगाना मत भूलना और D का कंसंट्रेशन उसका पावर डिवाइडेड बाय क्या था, A का मोलर कंसंट्रेशन उसका पावर और B के मोलर कंसंट्रेशन उसका पावर. यही तो है Kc को रिप्रेजेंट करने का तरीका. तो अभी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस किया इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन. अब मान लो कंसीडर करो कि ये जो भी गिवन स्पीशीज है ये सारे के सारे क्या है, दे ऑल आर गैसियस स्पीशीज. ऑल आर गैसियस स्पीशीज. तो अगर स्पीशीज गैसियस है तो हम कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस can be expressed in term of partial pressure. भाई अगर सारे के सारे स्पीशीज गैसेस होंगे तो हम उसके कंसंट्रेशन को किसके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो मैं इसी को कैसे लिखूंगी, Kp इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर B. ऐसे ही तो एक्सप्रेस करेंगे, है ना. लेकिन बेटा अब तुम्हारे मन में ये बात आएगी कि अच्छा ऐसे कैसे, हमारा मन किया तो क्या हमने लिख दिया, ऐसा नहीं होता. देखो अगर मान लो कि यहाँ पे हम ये जो गैसेस गिवन होगा अगर ये आइडल गैस होता है तो आइडल गैस में कौन सा इक्वेशन लगा सकते हो तुम, PV इज इक्वल्स टू क्या लगा सकते हो, nRT. अब R क्या है, गैस कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है. T क्या है, टेम्परेचर मान लो वो भी कांस्टेंट है. तो हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं. अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंसंट्रेशन भी तो बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि पार्शियल प्रेशर या फिर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. यहाँ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन के जगह अगर गैसेस होगा तो हम कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हैं. इसी वजह से हमने गैसेस के लिए पार्शियल प्रेशर के टर्म में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखा. ठीक है, अब क्या होता है, अब यहाँ पे
ये बात याद रखना। और ये भी एक चीज याद रखोगे कि क्या मैं अब गैस अब ये एक और इक्वेशन बना तुम लोगों के पास, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आर टी, जहाँ पे सी क्या है कंसंट्रेशन, आर क्या है गैस कांस्टेंट और टी क्या है टेम्परेचर, है ना। तो एक बात बताओ, क्या मैं किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी टू द पावर क्या, इसका पावर लगा दो, ऐसे लिख सकती हूँ ना भाई। यहाँ से एक और इक्वेशन तो बन के आ रही है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। तो पी इज इक्वल्स टू सीआरटी भी तो लिख सकती हूँ मैं। तो पार्शियल प्रेशर अगर मुझे अब इन सारे का एक्सप्रेस करना है तो क्या मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, सी का कंसंट्रेशन आर टी और उसके ऊपर क्या लगा दो, उसका पावर लगा दो। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, केपी को एक और तरीके से एक्सप्रेस कर रही हूँ, कैसे, C का कंसंट्रेशन आर टी टू द पावर C, फिर क्या होगा, D का कंसंट्रेशन आर टी टू द पावर D अपॉन क्या हो जाएगा, A का कंसंट्रेशन आर टी टू द पावर A और फिर क्या हो जाएगा, B का कंसंट्रेशन आर टी टू द पावर B, है ना। तो मैं ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, लिख सकती हूँ ना, क्यों क्यों लिख सकती हूँ, मैंने यहाँ पे बता दिया है ना। तो अब क्या होगा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे आर टी क्या है, सबको मैं बाहर निकाल लूं तो हम क्या लिख देंगे, इसी इक्वेशन को फिर से मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सी का कंसंट्रेशन टू द पावर सी और क्या हो जाएगा, डी का कंसंट्रेशन टू द पावर डी अपॉन क्या हो जाएगा, ए का कंसंट्रेशन टू द पावर ए और बी का कंसंट्रेशन टू द पावर बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर टी, और इनके जो पावर है वो क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होते हैं, तो सी प्लस डी अपॉन क्या हो जाएगा आर टी ए प्लस बी, है ना, यही तो होगा। तो अब अगर तुम लोग ध्यान दो तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन क्या होता है बेटा, के सी होता है। तो हम क्या अब ऐसे लिख सकते हैं, के पी इज इक्वल टू के सी, है ना, ये लिख दिया हमने। अभी तक समझ आ रहा होगा आई होप। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे अगर ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इसे तुम ऐसे लिख सकते हो, के सी आर टी और आर टी के आर टी सी प्लस डी माइनस ए प्लस डी होगा। बोलो, आई होप इतना समझ आ गया होगा कि इस चीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, के सी आर टी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, है ना। तो अब ये जो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी है ना, ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, ये सी प्लस डी किसके मोल्स है, किसके मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट के मोल्स को ना। तो हम इसे सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी को ऐसे भी लिखते हैं कि इसे हम डेल्टा एन स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज वही चीज। अब क्या हो जाएगा, आर टी डेल्टा एन, और ये डेल्टा एन ही क्या है, डेल्टा एन ही है हमारा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब केसी केपी में क्या रिलेशन आता है, केपी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, केपी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, जहाँ पे केपी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, आर है गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर और डेल्टा एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो आई होप तुम लोगों को केपी केसी का रिलेशन समझ आएगा और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे इसी क्वेश्चन पे बेस्ड, यहाँ पे ये क्वेश्चन इसी इक्वेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है पिछले प्रीवियस ईयर में दो बार, ठीक है, 1995 और 2001 में। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला है इन विच ऑफ द रिएक्शन केपी इज ग्रेटर देन केसी। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा मैम आपने तो ऐसा कुछ बताया नहीं कि हम कैसे पता करेंगे केपी बड़ा है, केपी कब केसी से बड़ा होगा। तो सब कुछ देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा एन पे, समझ आ रहा है, डेल्टा एन। अगर डेल्टा एन तुम्हारे किसी रिएक्शन का जीरो आता है, अगर डेल्टा एन जीरो आता है तो केपी इज इक्वल टू क्या होगा, केसी होता है। अगर डेल्टा एन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव आता है, तब हम बोलते हैं केपी इज ग्रेटर देन केसी, है ना। और जब डेल्टा एन नेगेटिव आता है तब हम बोलते हैं केपी इज लेस देन केसी। तो ये तीन
चीजें जो लिखी हैं इस इक्वेशन के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे अब बेस तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब अगर किसी बच्चे को मान लो दिक्कत आ रही है कि हम डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकाला जाता है, तो सुनो इधर। अगर हम इस रिएक्शन में देखते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में यहाँ पे इसके आगे कितने नंबर ऑफ मोल्स दिख रहे हैं, एक, यहाँ पे कितना है, एक और एक कितना हो गया, दो, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया, एक माइनस दो, दैट इज कितना आ जाएगा, -1। तो डेल्टा एन यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आया। जब नेगेटिव आता है तो क्या बोलोगे, पहले वाले के लिए केपी जो है वो केसी से छोटा होगा। यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है, दो, और यहाँ पे भी कितना है, 1 + 1 2। तो यहाँ पे डेल्टा एन क्या आ जाएगा, 0। जब डेल्टा एन 0 आता है तो केपी इज इक्वल टू क्या होता है, केसी। ठीक, अब सी बी वाले में आओ, यहाँ पे 2 + 1 3 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 2, तो कितना आया, 1। तो यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। जब डेल्टा एन पॉजिटिव आता है तब क्या बोलोगे, केपी इज ग्रेटर देन केसी। ठीक है, अभी सेम यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, तो कितना आया, -2। तो -2 मतलब केपी इज लेस देन केसी। ठीक है, तो इस तरीके से हम केपी केसी के रिलेशन को समझे हैं अभी, और कैसा क्वेश्चन आता है ये भी मैंने तुम लोग को बता दिया। देखो अब हम समझेंगे यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, देखो जो यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, जो के की यूनिट होती है वो भी किस पे डिपेंड करती है, डेल्टा एन पे ही डिपेंड करती है। अगर डेल्टा एन कभी 0 आता है, जैसे कि अगर ये वाला रिएक्शन देखें तो हम यहाँ पे डेल्टा एन निकालेंगे, डेल्टा एन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो 2 माइनस कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे डेल्टा एन कितना हो गया, 0। तो जब कभी डेल्टा एन 0 आता है तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पास कोई यूनिट नहीं होती है। समझ आ रहा है, अभी कैसे हम सॉल्व करके बताएंगे। तो क्या समझे हो तुम यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है उसकी जो यूनिट होती है वो डेल्टा एन से डिसाइड होती है। ठीक है, अगर तुम्हें किसी का डेल्टा एन 0 दिखता है तो सीधा सीधा बता दो इट हैज नो यूनिट। अब कैसे, देखो हम के को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, NO का कंसंट्रेशन टू द पावर 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 का कंसंट्रेशन टू द पावर 1 है और O2 का कंसंट्रेशन टू द पावर 1 है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन के टर्म में अगर लिखना चाहते हैं यूनिट को, है ना, तो कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं बेटा, मोल पर लीटर ना, मोल पर लीटर ही तो बोलते हो। मोलर कंसंट्रेशन अभी मैंने तुम लोग को बताया था, मोलर कंसंट्रेशन या फिर एक्टिव मास क्या होता है बेटा, वो होता क्या है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहोगे तो मोल पर लीटर ही तो होगा। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 2 अपॉन क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। ठीक है, अब क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 2 अपॉन क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 2, है ना। तो अब जब ये ऊपर जाएगा, सॉल्व करोगे इसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन के लिए डेल्टा एन की वैल्यू 0, तो इसलिए इसकी यूनिट भी क्या है, 0। समझ आ रहा है। तो अब हम इस वाले इक्वेशन में देखते हैं, इस वाले में इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, मैं डायरेक्ट बता दूं, यहाँ पे क्या लिखोगे, मोल पर लीटर का पावर कितना हो जाएगा, 2 अपॉन क्या हो जाएगा, एन, मोल पर लीटर, इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर है 1, और ये क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट बना लेना। ठीक है, हाँ, मोल पर लीटर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो ठीक, अब इसे सॉल्व करोगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, मोल पर लीटर इसकी पावर है 2 अपॉन मोल पर लीटर इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 आया। अब इसे सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स की पावर कितनी हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो -4 होगा, है ना, -4 हो गया। ये मैं ये उन बच्चों के लिए कर रही हूँ जिनको मे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा,
-2, है ना, मतलब ये कितना आया, मोल पर लीटर की पावर -2। जैसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, मोल लीटर की पावर 2। समझ आ रहा है? तो इस इक्वेशन के लिए यूनिट इसकी कितनी निकल के आ रही है, इतनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एन का वैल्यू 0 नहीं है। देखो यहाँ पे डेल्टा एन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस कितना हो जाएगा, 4। 2 माइनस 4 दैट इज -2, है ना। तो तुम लोगों के पास सीधा सीधा यहाँ छोटा ट्रिक ये भी है कि भाई सीधा डेल्टा एन निकालो। यहाँ पे देखो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है, -2। तो तुम्हें पता है यहाँ पे कि हम कंसंट्रेशन के टर्म में अगर एक्सप्रेस करते तो मोल पर लीटर ही तो लिखोगे। तो मोल पर लीटर लिखा और जो भी निकला है डेल्टा एन वो वहां पे लिख दो और उसके बाद उसे सॉल्व करके उसकी यूनिट निकाल लो। बहुत इजी तरीका है, ठीक है। अब मान लो अगर, भाई मैंने क्या बताया था, equilibrium constant can be expressed in term of concentration also and can also be expressed in term of partial pressure। तो अगर यहाँ पे मैंने तुम्हें बोला कि अच्छा यहाँ पे Kp के टर्म में हमारी यूनिट बताओ, मतलब पार्शियल प्रेशर के टर्म में इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, तो क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पे क्या लिखोगे, NO2 है, NO2 की पावर 2 होगी अपॉन N2O2 की पावर 1 होगी। तो NO2 को तुम कैसे एक्सप्रेस करोगे, पार्शियल प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ATM। ATM की पावर 2 अपॉन क्या हो जाएगा, ATM की पावर 1। सॉल्व करोगे इसे कितना आ जाएगा बताओ, सिंपल आंसर क्या आ रहा है, ATM। तो इस इक्वेशन के लिए यूनिट क्या आ जाएगी, ATM। तो सीधा सीधा यहाँ से क्या बोलोगे बेटा कि जो K की यूनिट होती है ना वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग निकल के आती है। और वो अलग क्यों होती है, क्योंकि वो डेल्टा एन पे डिपेंड करती है। समझ आया? तो आई होप तुम लोगों को लॉ ऑफ मास एक्शन समझ आ गया होगा, केपीकेसी का रिलेशन समझ आ गया होगा। और जो यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन जो मैंने पहले डिस्कस किया और एक यूनिट निकालने वाले क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ लिया जाता है। एक सीधा सीधा क्या होगा, तुम्हें रिएक्शन दे देंगे और उसमें मोलर कंसंट्रेशन सबके दे देंगे और तुम्हें बोलेंगे कि इसकी वैल्यू को सॉल्व करो। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस टॉपिक से बहुत छोटे बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप मैंने जो तुम लोग को पढ़ाया तुम लोगों को समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू एंड बाय।